नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट विद गोस्वामी यूट्यूब चैनल में। मैं सुनील गोस्वामी। आज का हमारा संडे का दिन है। आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है पॉलिटी जो स्टार्ट किया है हमने एचसीएस एग्ज़ाम 2018 के लिए। ये उसकी क्लास नंबर 15 है। अभी तक एचसीएस एग्ज़ाम के लिए 14 क्लास कंप्लीट हो चुकी हैं। ये 15 क्लास है। तो जो क्लास नंबर 15 है ये भी पॉलिटी से ही है। अभी हम जो पॉलिटी का पार्ट फर्स्ट कर चुके हैं, ये सेकंड पार्ट है और एक पार्ट और है। तो 100 पहले जो एचसीएस एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वही हम सिलेक्टेड उसी आधार पे करते चलेंगे। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, जो भी मेरा वीडियो देखते हैं, जो लेक्चर देखते हैं, वो उनसे गुजारिश है कि वो एक बार अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। देखिए, मुझे आपका जो फीडबैक है या आप नहीं मिलेगा तो मैं लेक्चर बंद कर दूंगा, क्योंकि जब तक आउटपुट ही नहीं मिल रहा है तब तक तो कोई बेनिफिट नहीं है इस चीज़ का। तो आप ध्यान रखिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए, अन्यथा मेरे को मजबूरन बंद करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक रिस्पॉन्स नहीं आएगा तो मुझे क्या बेनिफिट है। ठीक है, तो आपके लिए कर रहा हूँ मैं सब, तो आप प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। हमने कल है जो पॉलिटी के अंदर 34 क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से किए थे, तो उसके साथ ही उसी सीरीज में चलते हुए आज 35 से स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन, संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किन दो प्रमुख स्थितियों में लागू नहीं होता? कि दो ऐसी कौन सी कंडीशन है जिनके अंदर जो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है लोकसभा राज्यसभा का, तो प्रमुख स्थितियां कौन सी हैं जिनमें लागू नहीं होता? तो संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में और धन विधेयक के संबंध में। ये दो ऐसे प्रावधान हैं, दो ऐसी स्थितियां हैं, तो दोनों प्रमुख स्थितियों में लागू नहीं होता। एक तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अनुसार और एक जो धन विधेयक है उसके संबंध में, दोनों में ही लागू नहीं होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या नवीन संशोधनों को संयुक्त अधिवेशन में प्रस्तावित किया जा सकता है? क्या नवीन संशोधनों को संयुक्त अधिवेशन में प्रस्तावित किया जा सकता है? नहीं, क्योंकि नए जो संशोधन है वो भी तो संविधान संशोधन के अंतर्गत ही आते हैं, तो उनको क्या है, संयुक्त अधिवेशन में प्रस्तावित नहीं किया जा सकता। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। संसद किसी कर के संबंध में क्या कर सकती है? संसद है वो टैक्स कर की बात हो रही है, के संबंध में क्या कर सकती है? वह किसी कर को कम या समाप्त कर सकती है, किंतु उसमें वृद्धि नहीं कर सकती। हाँ, 28% है तो उसको वो कम कर सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो उसको 28 से 32% कर दे, जो भी टैक्स होता है उसके अनुसार। तो वो क्या है, किसी कर को कम या समाप्त कर सकती है, अभी लेना नहीं है इस चीज़ के ऊपर कर, लेकिन वो उसमें इंक्रीमेंट नहीं कर सकती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या बजट शब्द की चर्चा संविधान में है? नहीं, बजट शब्द की चर्चा है वो संविधान में नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुदानों की मांग पर मतदान करने का अधिकार संसद में किसके पास होता है? अनुदानों की मांग पर वोट डालने का, मतदान करने का अधिकार संसद में किसके पास होता है? तो ये केवल लोकसभा के पास होता है। किसके पास होता है? केवल लोकसभा के सदस्यों के पास होता है। चलिए, लोक लेखा समिति का गठन कैसे होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं, ये ध्यान रखना है। प्रश्न आ जाता है काफ़ी बार, लोक लेखा समिति में कितने सदस्य? तो 22 होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा के होते हैं और 7 राज्यसभा के। तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों से सदस्य लेकर ही किसका लोक लेखा समिति का गठन होता है। टोटल इसमें 22 सदस्य होते हैं। चलिए, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? सिंपल सा क्वेश्चन है, काफ़ी बार आ जाता है कि संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान सभा ने 1950 तक किस रूप में कार्य किया? तो संविधान सभा ने 1950 तक केंद्रीय विधायिका के रूप में कार्य किया। किसके रूप में? केंद्रीय विधायिका के रूप में। नेक्स्ट है, द्वितीय सदन संसद की उत्पत्ति का मूल क्या है? द्वितीय सदन संसद की उत्पत्ति का मूल क्या है? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट है 1918। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए, किसने तत्कालिक
विधायिका के द्वितीय सदन के रूप में राज्य परिषद के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया है। दोबारा देख लीजिए एक बार, किसने तत्कालीन विधायिका के द्वितीय सदन के रूप में राज्य परिषद के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया है? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 ने, भारत सरकार अधिनियम 1919 ने किया है। नेक्स्ट है, कौन सा आपातकाल भारत में आज तक लागू नहीं हुआ? तो आपको पता ही है कि वित्तीय आपातकाल, जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है, वो हमारे लागू नहीं हुई, वित्तीय आपातकाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अंतरिम सरकार में वित्त मंत्रालय किसके पास था? जो अंतरिम सरकार का गठन हुआ उसमें लियाकत अली खां के पास क्या था? वित्त मंत्रालय था, फाइनेंस था। अगला क्वेश्चन है, उपकर को आरोपित करने के लिए क्या संसद में किसी बहुमत की आवश्यकता होती है? उपकर को आरोपित करने के लिए क्या संसद में किसी बहुमत की आवश्यकता होती है? नहीं, इस कार्यकारी आदेश द्वारा ही आरोपित कर दिया जाता है। ठीक है, चलिए, किस संशोधन के द्वारा आंतरिक अशांति नामक शब्द को सशस्त्र विद्रोह शब्द के प्रतिस्थापित कर दिया गया? तो ये 44वां संविधान संशोधन, 44 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, 44वां संविधान संशोधन, उसके अंतर्गत आंतरिक जो अशांति नामक शब्द को सशस्त्र विद्रोह शब्द के प्रतिस्थापित कर दिया गया। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे के सारे एचसीएस के लिए। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से राय मांग सकता है? संविधान किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से राय मांग सकता है? तो ये आर्टिकल 143, बहुत अच्छे से याद रहेगा आपको, आर्टिकल 143। तो 143 के अनुसार क्या होता है? राष्ट्रपति है वो सर्वोच्च न्यायालय से राय मांग सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के परामर्शदायी क्षेत्राधिकार के संदर्भ में राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से किन किन बिंदुओं पर परामर्श लेता है? तो राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से किन किन बिंदुओं पर परामर्श लेता है, ये बात हुई है। तो 2 श्रेणियों पर, कानून के प्रश्न या सार्वजनिक महत्व के तथ्य के संबंध में, और किसी भी संविधान, पूर्व संधि, समझौता इत्यादि से उत्पन्न किसी भी विवाद पर। तो 2 ऐसी श्रेणियां हैं, कानून के प्रश्न या सार्वजनिक महत्व के तथ्य के संबंध में, किसी भी संविधान, पूर्व संधि, समझौता इत्यादि उत्पन्न किसी भी विवाद पर। तो इस प्रकार में क्या है? सर्वोच्च न्यायालय परामर्शदायी क्षेत्राधिकार है, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से इन बिंदुओं पर परामर्श लेता है। चलिए, क्या राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय से मांगी गई राय आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होती है? नहीं, ये बाध्यकारी नहीं होती। ठीक है, तो वो ले सकता है, लेकिन ऐसा कोई बाध्य नहीं है उसके ऊपर। राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय से मांगी गई परामर्श सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। हाँ, देखिए, परामर्शदायी क्षेत्राधिकार है ये। राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के मांगी गई परामर्श सर्वोच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के? तो परामर्शदायी क्षेत्राधिकार है, उनको परामर्श देने का एक फील्ड है, ये क्षेत्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 देख लेते हैं। किस संघ शासित प्रदेश का अपना स्वयं का उच्च न्यायालय है? तो दिल्ली का है, केवल दिल्ली का है। दिल्ली में क्या हाई कोर्ट है दिल्ली की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जो पुडुचेरी है किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? क्योंकि पुडुचेरी का तो अपना न्यायालय नहीं है, तो मद्रास उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? मद्रास उच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंडमान निकोबार के किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? अंडमान निकोबार किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? तो कोलकाता उच्च न्यायालय के। अंडमान निकोबार किसके अंतर्गत आता है? कोलकाता उच्च न्यायालय के। हाल ही में 3 नए उच्च न्यायालय का गठन किया गया है। रिसेंटली 3 नए उच्च न्यायालयों का गठन हुआ है, तो मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। मेघालय जहाँ पर अधिक बारिश होती है, आपको पता ही है, मासिनराम है, चेरापूंजी है। मणिपुर और त्रिपुरा। मिजोरम किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है? तो ये गुवाहाटी, असम गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अंतर्गत मिजोरम आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लोकसभा अध्यक्ष के समान
क्या राज्यसभा के सभापति के पास भी सदस्य को निलंबित करने की शक्ति होती है? नहीं। लोकसभा अध्यक्ष के पास जो शक्ति है निलंबित करने की, वो राज्यसभा के सभापति मतलब उपराष्ट्रपति होता है, उसके पास नहीं होती है। राज्यसभा के सभापति के पास क्या यह शक्ति है कि वह दिन की बैठक की शेष अवधि तक के लिए किसी भी सदस्य को सदन से निकाल जाने का निर्देश दे सकता है? हाँ, ऐसा है। यदि किसी प्रकार का कोई भी उसमें विघटन हो तो राज्यसभा का जो सभापति है, जो उपराष्ट्रपति होता है, वो वह दिन की बैठक की शेष अवधि मतलब कुछ टाइम पीरियड के लिए सदन से निकाल सकता है, निर्देश दे सकता है। राज्यसभा राज्य विषयों पर कानून बनाने के लिए संसद को समर्थ बना सकती है, ये प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत है? तो राज्यसभा राज्य विषयों पर कानून बनाने के लिए संसद को समर्थ बना सकती है, ये प्रावधान आर्टिकल 249 में है, 249 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। कौन सा अनुच्छेद ये प्रावधान करता है कि प्रत्येक सदन में अपने स्वयं के सचिवालय कर्मचारी होंगे? कौन सा अनुच्छेद ये प्रावधान करता है कि प्रत्येक सदन में अपने स्वयं के सचिवालय कर्मचारी होंगे? तो आर्टिकल 98, अनुच्छेद 98 ये कहता है कि प्रावधान करता है कि सदन में अपने स्वयं के सचिवालय कर्मचारी होंगे। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्या सचेतक का पद संबंधित सदन के नियमों पर आधारित होता है? क्या सचेतक का पद संबंधित सदन के नियमों पर आधारित होता है? नहीं, ये संसदीय सरकार की परंपरा की देन है। क्या है? ये संसदीय सरकार की परंपरा की देन है, जो सचेतक वाली है। अगला देखिए क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई अध्यादेश क्या भूतलक्षी मतलब पूर्व से लागू हो सकता है? हाँ, राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया अध्यादेश पूर्व से लागू हो सकता है। हाँ, ऐसा हो सकता है, भूतलक्षी हो सकता है। 3 प्रमुख संसदीय समितियां कौन सी हैं? तो देख लीजिए, लोक लेखा समिति प्रमुख है, प्राक्कलन समिति है और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर समिति है। तो इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की समिति। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये सदैव विपक्ष का नेता होता है और लोकसभा अध्यक्ष द्वारा चुना जाता है। तो ये सदैव कौन होता है? विपक्ष पार्टी का नेता होता है और लोकसभा अध्यक्ष द्वारा चुना जाता है। कौन सी समिति में राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता? कौन सी समिति में राज्यसभा कोई? तो प्राक्कलन समिति में राज्यसभा का कोई भी सदस्य नहीं होता, जैसे लोक लेखा समिति में होता है। लोक लेखा समिति में तो दोनों से होते हैं, 15 उससे 7 उससे टोटल 22 होते हैं। लेकिन इसके अंतर्गत क्या है, प्राक्कलन समिति में राज्यसभा के जो कोई भी सदस्य नहीं होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष किस सदन का होता है? तो देख लीजिए, राज्यसभा का तो इसमें कोई सदस्य ही नहीं होता, तो उससे तो हो ही नहीं सकता। तो लोकसभा का होता है, क्योंकि इसमें कुल 30 सदस्य होते हैं और सभी लोकसभा सदस्य होते हैं। तो सारे के सारे लोकसभा सदस्य हैं, तो अध्यक्ष भी लोकसभा सदस्य का ही होगा। तो सीधी सी बात है, तो सिंपल क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की समिति में लोकसभा व राज्यसभा दोनों के सदस्य होते हैं। इसका अध्यक्ष किस सदन से होता है? सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की समिति में लोकसभा राज्यसभा दोनों के सदस्य होते हैं, तो इसका अध्यक्ष किस सदन से होता है? तो लोकसभा से। इसकी नियुक्ति है और चुनाव लोकसभा अध्यक्ष ही करता है, जो सुमित्रा महाजन है। 16वीं लोकसभा है अभी। चलिए लास्ट 2 क्वेश्चन देख लेते हैं, 70 तक कर लेते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद ये प्रावधान करता है कि मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के अन्य मंत्री राज्यपाल के जो प्रसाद पर्यंत पद पर रहेंगे? तो ये आर्टिकल 164 164। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि राज्यपाल लाभ का कोई पद पर धारण नहीं होगा? तो ये कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 158, आर्टिकल 158, आर्टिकल 158 के अनुसार है, राज्यपाल लाभ का कोई पद धारण नहीं करेगा। तो आज के हमारे सेशन में हमने देख लीजिए लगभग 35 क्वेश्चन, 35 से ज़्यादा 36 के अराउंड कर लिए हैं। तो इसी पार्ट में एक और पार्ट अपलोड कर दिया जाएगा जल्दी। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि
देखिए मुझे मोटिवेशन तब मिलेगा जब वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगी, ताकि मैं जो एफर्ट कर रहा हूं उसका बेनिफिट मिले लोगों को। तो आपसे गुजारिश है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए आउटपुट नहीं मिलेगा तो मैं वीडियो फिर क्यों बनाऊंगा, ठीक है। तो आपके बेनिफिट के लिए है, तो आप देख लीजिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, ताकि मैं आगे और आप जिस भी विषय पर आपको चाहिए वीडियो तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं उसी पे बना दूंगा। तो आज के सेशन में इतना ही, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हो तो वहाँ जाके आप जुड़ जाइए, ताकि हर वीडियो का PDF फाइल आपको वहीं प्रोवाइड हो जाइए।